हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 9th क्लास है हमारी, और 9th क्लास में हम लोग आपका पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, संविधान निर्माण। तो सभी बच्चे संविधान निर्माण को क्लियर है बच्चों? चलिए ध्यान दीजिए। ठीक, तो इतना हम लोग आपका अब शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 संविधान का आपका निर्माण। चलिए, तो हम चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं संविधान का। सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए ध्यान दीजिए, परिचय की हम लोग बात कर रहे हैं और सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। पिछले अध्याय में हमने देखा है कि लोकतंत्र में शासन लोगों की मनमानी करने की आजादी नहीं देता। लोकतंत्र है, भले ही लोगों का आपका शासन है, लेकिन शासन का मतलब ये नहीं है कि लोग अपनी मनमानी से, अपनी आजादी से कुछ भी करें, ऐसा नहीं है। हर चीज में आपका बंदिशें रखी गई हैं, हर चीजों को नियम अनुसार चलाया गया है, इसलिए लोकतंत्र है। भले ही लोगों का तंत्र है, लेकिन मर्जी सबकी है। अब ये नहीं कह सकते भाई मैं लोकतंत्र हूं, मैं आजाद हूं और मैं तो शोर शराबा करूंगा हॉस्पिटल के बगल में, डीजे बजाऊंगा, जो किसी रोकना रोक लो, मैं तो आजाद हूं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, जिनका पालन नागरिकों और सरकारों को दोनों को करना पड़ता है। ऐसा नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उनके काम काज के तौर तरीके का निर्धारण करता है। क्या करता है? इनके तौर तरीके का निर्धारण करता है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप के कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हम संविधान की जरूरतें क्या होती हैं, संविधान बनते कैसे हैं, उन्हें कौन बनाता है और किन से बनते हैं, किसी लोकतंत्र देश के संवैधानिक का आकार देने वाले मूल्य कौन से हैं। एक बार संविधान बन जाने के बाद हम बदलती स्थिति के अनुसार उसमें बदलाव कर सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। संविधान बन गया, कुछ नया रिफॉर्म चाहिए, नया कानून चाहिए, कानून को मॉडर्नाइज करना है, तो हम उसमें रिफॉर्म, ये सारी चीजें कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि हाल ही के दिनों में संविधान के एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहां क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने किस तरह संविधान का निर्माण करने का काम को अंजाम दिया, हम अध्याय में इसी बात पर अनुभव करेंगे। ठीक, और इसके बाद हम भारतीय संविधान के पिछले मौलिक विचारों के मूल्य पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से जीवन और सरकार में अच्छे काम करने के लिए बढ़िया ढांचा करते हैं। ठीक, इस पर हम लोग आपका बात करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारे सामने है दक्षिण अफ्रीका में संविधान। तो दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप मुझे बताइए कि हमारा संविधान जो है वो किसने लिखा है, या हमारे संविधान में मूल विशेषताएं कौन कौन सी हैं। कोई 5 मूल विशेषता बताइए। चलिए, कौन बच्चा बताएगा हमारे संविधान की 5 मूल विशेषताएं? बताइए। बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान। ये व्यक्ति हैं और इन व्यक्ति की एक आर्ट बनी हुई है, नेल्सन मंडेला। अगर आप पढ़ो इन व्यक्ति के बारे में, ये भी दुनिया में एक अपनी खास पहचान बनाई है। जिस तरह से लोग महात्मा गांधी को जानते हैं ना, इस तरह से ही ये अफ्रीका के जो आपके नेता हुए हैं नेल्सन मंडेला, लोग इनको जानते हैं। इन्होंने काले और गोरे के बीच जो भेद था उसको मिटाने के लिए एक बहुत लंबा संघर्ष अफ्रीका में किया और बहुत लंबे समय तक अफ्रीका की जेल में भी रहे, और उसके बाद इनको अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति बनने का मौका भी मिला। इन्होंने चमड़ी के आधार के, रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव का सबसे पहले विरोध किया था। आइए देखते हैं। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है। प्रभुत्व का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति का बोलबाला हो, किसी कास्ट, धर्म, किसी भी चीज में किसी का बोलबाला हो, तो हम क्या बोलते हैं? प्रभुत्व, अधिकार, मनमानी जैसा। मैंने आश्वेत के प्रभुत्व का विरोध किया है। आश्वेत मतलब आश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतंत्र और समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरी मेलझोल से के साथ रहें। मैं ऐसा लोकतंत्र चाहता हूं जिसमें सभी लोग स्वतंत्र हों,
सभी हों और सभी लोग, पूरे लोग एक साथ मेल झोल से रहें, सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदत से जीवित रहता हूं कि इसे पाना चाहता हूं, और जरूरत पड़ी तो हम इस आदर्शों के लिए आज भी मैं तैयार हूं। यानी कि मैं जीवित रहना चाहता हूं, मैं सब करना चाहता हूं, और सब एक साथ रहें, ऐसा मेरा प्रयास है। ठीक। नेल्सन मंडेला का कथन है कि जिन दक्षिणी अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देश विरोधी मुकदमा चलाया और 7 अन्य नेताओं को 1964 में रंग भेद चलाने वाली शासन पद्धति का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, अगले 28 वर्षों में उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोवन द्वीप में कैद रखा गया। कहाँ रखा गया? रोवन द्वीप में उनको कैद रखा गया। ठीक। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष, तो हम आगे बढ़ेंगे रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। ठीक। और आप जानते हैं कि भारत में भी इसी चीज को लेकर बहुत बड़ी व्यवस्थाएं, बहुत बड़ी चीजें आपकी बनी हुई थी, और उन सब चीजों को आपको आपने इतिहास के हर पन्ने के माध्यम से देखा होगा। रंग भेद नस्ल भेद पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका के विशिष्ट तौर पर चलाई गई है। दक्षिणी अफ्रीका पर एक यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों पर ने लाद दी है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आए यूरोप के कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका में उस पर किस तरह हथियार और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया। भारत को उलट काफी बड़ी संख्या में गोरे दक्षिण अफ्रीका में बस गए। उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथ में ले लिया, रंग भेद की राजनीति को उनकी चमड़ी के रूप में आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के 7 लोगों की चमड़ी का रंग काला है। कैसा है? काला है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है। उन्हें आश्वेत कहा जाता है। श्वेत और आश्वेत के अलावा वह मिश्रित नस्ल जिन्हें रंगहीन चमड़ी वाला कहा जाता है और भारत से लोग हैं, उनके शासक गोरों के अलावा शेष कुछ आपका नीचा माना जाता है, उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। रंगभेद की सिफारिश शासकीय नीति आश्वेत खास तौर पर दमनकारी है। उन्हें लोगों की बस्तियों में रहने बसने की इजाजत नहीं है। परमिट होने पर भी वे जाकर काम नहीं कर सकते। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यघर, इनमें सार्वजनिक शौचालय तक में गोरों के में कालों में एक अलग इंतजाम किया है। इसमें पृथककरण से अलग अलग करने का इंतजाम कहलाता है। काले गोरे के लिए आरक्षित जगह पर उनका आगाज नहीं किया जा सकता। आश्वेतों को संगठन बनाने में, भेदपूर्ण व्यवहार समझने में विरोध का अधिकार नहीं था। 1950 में आश्वेत चमड़ी वाले भारतीय मूलों को लोगों को रंग भेद की प्रणाली पर खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, हड़तालें आयोजित की, शासन प्रणाली का विरोध किया। संगठन ने नेशनल कांग्रेस में झंडे ने एकजुट होकर सभी लोग नीचे आए। ठीक। और यहाँ तक कि मजदूर संगठनों ने, कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हो गई। यानी कि इस विरोध में हर एक व्यक्ति अपना हिस्सा ले रहा था। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंग भेद को समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीका नेशनल कांग्रेस के साथ आए और इसी संघर्ष प्रमुख के अनेक देश में रंग भेद की निंदा की, इसी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, और गोरों की सरकार ने हजारों आश्वेत और रंगहीन बाप के चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन का शासन जारी रखा। यानी कि वो नहीं चाहते थे कि गोरे के बराबर जो काले हैं उनको आपका बराबर का अधिकार मिले, और ऐसों में आपको ये सब आपने देखा है। ठीक। ये हमें ठीक देख लीजिए, फिर आगे। चलिए देख लिया। अब नए संविधान की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक नए संविधान की ओर। रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता है, क्या होता है जब रंग आपका होता है कि संघर्ष भी बढ़ता है और विरोध भी। आप किसी को दबाएंगे, जिसको डिप्रेस करेंगे, आप उसके साथ हीन आप उसके साथ आपका हीन भावना रखोगे, तो ये सारी चीजें बड़ी कॉमन है।
वह बड़ी व्यवहारिक रूप में आपके निकल कर आपके सामने आएंगी। सरकार को तो यह एहसास हो गया है कि वह जोर जबरदस्ती से आश्वेतों पर अपना राज नहीं कायम कर सकती, इसलिए वह गोरी सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया है। भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया गया है, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध और मीडिया पर पाबंदी उठ गई है। अब क्या हुआ कि जब अफ्रीका में भेदभाव की नीति चल रही है तो उसके खिलाफ लोगों ने संविधान की बनाने की बात करी कि अब कुछ सरकार नई नीतियां लाए। अब नीतियों का जो लोग विरोध कर रहे थे, राजनीतिक दल थे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया। जो आपकी मीडिया थी, मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। 28 वर्षों में जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया गया। अब देश आजाद हो रहा है, सोच कर देखिए। 28 वर्षों तक नेल्सन मंडेला जेल में रहे। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को मध्य रात्रि दक्षिण अफ्रीका का एक गणराज्य का नया झंडा बना और अफ्रीकी कैसे बन गए? नए बन गए, हम गणराज्य बन गया, ठीक। और यह दुनिया का एक नया लोकतंत्र देश बना। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई। सभी नस्लीय लोगों को मिलजुल कर सरकार का गठन का रास्ता खुला। ये सब कैसे हुआ? आइए इस असाधारण बदलाव के बाद अफ्रीका में पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से सुनते हैं। तो नेल्सन मंडेला कौन बने? तो नेल्सन मंडेला थे अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति जिन्होंने आपका रंग भेद के खिलाफ नीति का बहिष्कार किया और अंग्रेजों ने उनको उठाकर आपका जेल में आपका डाल दिया था। अब वो कुछ कोटेशन लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या है मेरे अनुसार इस मामले में। कह रहे हैं कि ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने से सहमत हो गए, क्योंकि दोनों का एक दूसरे के में हकलम परोसा गया। वे इसे मानने को तैयार थे कि मेरी कामना था कि दक्षिण अफ्रीका के लोग कोई भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही लोकतंत्र का आधार है। यानी कि वो सारी चीजें किस पर बता रहे हैं? बिलीव और फेथ पर वो हर चीजों को टिकाकर जोड़कर बता रहे हैं कि बिलीव और फेथ किस प्रकार से है, ठीक। और उसी पर हम लोग आपका देख रहे हैं। नए लोकतंत्र दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही आश्वेत नेताओं ने आश्वेत के साथ आग्रह किया है कि सत्ता में रहने वाले लोगों ने जुल्म किए हैं और वे भूल जाएं और गोरों को माफ कर दें। उन्हें कहा गया कि आइए अब नस्लों और स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार पर आधारित दक्षिणी अफ्रीका का निर्माण करें। और एक पार्टी ने दमन और निर्दंग हत्याओं पर जोर का शासन किया था, दूसरी पार्टी आजादी की लड़ाई में अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों अब साथ बैठी हैं। कैसा हुआ है? अब दोनों क्या बैठी हैं? आपका साथ बैठी, ठीक। तो इन दोनों को एक साथ लाना है और हमको देखना है। ठीक, देख लिया इतना। अब दोनों पार्टी एक साथ कानून बनाने के लिए बैठेंगी। अब क्या होगा? अब सोचिए, अब दो पार्टी एक साथ कानून बनाएंगी। एक वो लोग हैं जिन्होंने अपने गोरे होने पर कालों को आश्वेत को दबा कर रखा है, एक वो है जो उनसे दबे हैं। अब दोनों एक साथ बैठे हैं तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होना, दोनों में झगड़ा होना, संघर्ष होना एक बड़ी लाजमी की बात है और बड़ी आश्चर्यजनक है कि जिन लोगों ने दबाया वो भी शासन में, जो लोग दबे वो भी शासन में। तो अब इसमें किस तरह का कोई भी भेद ना हो, सब लोगों को सारे चीजों को जीरो करके दोबारा वापस से सब चीज शुरू की जाए, ये सारे विश्वास के साथ अब इनको काम करने की आपका जरूरत थी। और उसी जरूरत को महसूस करते हुए इन सारी चीजों को आपका यहाँ पर हम लोग देखेंगे और कैसा कानून बनेगा, क्या क्या समस्या थी, आप एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़े।
देख लिया? यहाँ तक किसी कोई डाउट, किसी कोई क्वेरी पूरे आपके चैप्टर में संबंधित? किसी का कोई क्वेरी हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़े। कह रहे कि 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद संविधान बना वैसा जैसा अच्छा संविधान दुनिया में और कभी नहीं था। यानी कि इन्हें भी संविधान बनाने के अलावा कितना समय लग गया आपका? 2 वर्ष का समय लग गया, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होनी थी, डिस्कशन होने था, बातें चलनी थी। 2 वर्ष का समय लगा। इस संविधान में नागरिकों को जितना व्यापक अधिकार दिया गया उतने दुनिया में किसी संविधान को नहीं। साथ ही उन्हें यह फैसला करने में मुश्किल हुई कि मामलों में कोशिश की गई कि उनको अलग ना किया जाए, ना ही किसी को बुरा और दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाए। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जितने चाहे कुछ किया हो, लेकिन अब हर समस्या को समाधान सबकी भागीदारी से होगा। ऐसा होगा सबकी भागीदारी से। अफ्रीका की संविधान की प्रस्तावना में इस भावना को बहुत खूब ढंग से व्यक्त किया गया है कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा ले सके, कि ऐसा संविधान बनाना है कि लोगों के लिए क्या बने, वो आपका प्रेरणा स्रोत बने। 1994 तक देश और दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर पर निंदा की गई और लोकतांत्रिक मॉडल के रूप में देखा गया। यह काम दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ रहना सा था। निश्चित और पुराने कड़वे अनुभव हिंदुत्व समाज में सबके रूप में समझदारी के साथ संभावना व्यक्त हुई और नेल्सन मंडेला ने इसको समझने की बात की। ठीक, दक्षिणी अफ्रीका इस संविधान और इतिहास भविष्य की दोनों की बातों के संकेत करते हैं, और इस तरफ एक पवित्र समझौता है जो संविधान अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे को का वायदा करते हैं कि हम रंगभेद, क्रूरता, दमनकारी इतिहास के फिर दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। इस बात पर इतनी नहीं है कि इसमें सभी लोगों को वास्तविक अर्थों में समझा जाए, और घोषणा भी श्वेत थी। ठीक, यह इसको सभी लोगों को वास्तविक अर्थों में समझकर घोषणा पत्र श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह दोनों के रूप में हम सब एक हैं। यानी कि सबको समाज रखने की, सबको समानता के साथ चलने की आपका बात की गई। अब हम बात करेंगे हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है। तो पहला पॉइंट तो अफ्रीका से संबंधित संविधान के निर्माण और स्ट्रक्चर्स के बारे में था कि भाई आखिर में क्यों होती हमें संविधान की जरूरत और निर्माण की स्थिति क्या थी, ये बेसिकली हमको इसमें देखना था और बात करनी थी। तो एक बार पूरा देखिए कि 2 साल की गहन आपकी चर्चा के बाद किस प्रकार में अफ्रीका में आपका जो है ये संविधान बनकर तैयार। चलिए मेरे बच्चों, तो फिलहाल जो है ये लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए और अच्छे से चैप्टर को रिवीजन करिए और सभी विषय को अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।